हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम फ्रांसीसी क्रांति के से संबंधित यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ही देखते हैं सबसे पहले, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसमें राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, सामंतवादी अर्थव्यवस्था का औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है तथा निरंकुश राजतंत्रों के विकास को प्रमुख स्थान दिया जा सकता है। तो ये थी 18वीं शताब्दी की बात। इस काल में यूरोप, ये सारी की सारी जो है वो यूरोप की ही बात हो रही है। तो सामंतशाही की गिरफ्त में था, मतलब पूरा यूरोप जो है सामंतशाही के मतलब फैली हुई थी। सामंतशाही व्यवस्था में समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित था। पहले वर्ग में शासक और सुविधा भोगी थे, जबकि दूसरा वर्ग जो है शासित या शोषित समझ लीजिए। तो दो भागों में ये इस तरह से डिवाइड था। तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ने राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करते हुए निरंकुश राजतंत्र का मार्ग क्या कर दिया, प्रशस्त किया था। यूरोप के इतिहास में फ्रांस की क्रांति एक महान विभाजक रेखा मानी जाती है। इसने मध्य युग से आधुनिक युग की ओर संक्रमण की प्रक्रिया को पूर्णतः प्रदान किया, जो पुनर्जागरण के साथ आरंभ हुई थी। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति न केवल फ्रांस के लिए बल्कि संपूर्ण यूरोपीय राजनीति के लिए भी निर्णायक रही है। इस क्रांति के पश्चात यूरोपीय राजनीति फ्रांसीसी राजनीति द्वारा ही निर्देशित होने लगी थी। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही, निरंकुश और अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विरोध था। इस क्रांति के साथ ही विश्व में राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय विद्रोह का इतिहास भी प्रारंभ होता है। इस क्रांति ने मानव समुदाय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का क्या दिया था, संदेश दिया था। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री की जो भी सीरीज है वो इस बुक के अकॉर्डिंग ही है, और जो है ये बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कोई वर्ल्ड हिस्ट्री की चलेगी, क्योंकि जब एक बार स्टार्ट कर दिया है तो इसको छोड़ना बेकार है। भले इसके कुछ जो है फैक्ट वगैरह गलत हैं, लेकिन फिर भी गलत तो नहीं है, कुछ एकाध जो है, जैसे फ्रेंच भाषा वाला एक ने कमेंट किया था वो है, बाकी तो सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो कि हमें किताबों में मिलती हैं। तो जो अरविंद भास्कर की बुक है वो अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो जब तक वो रहेगी जब तक हम इसी को ही चलाएंगे। आगे देखते हैं, क्रांति फ्रांस में ही क्यों होती है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। तो ये फ्रांस में ही क्यों होती है। जब समस्त यूरोप की व्यवस्था सामान्य रूप से चरमरा रही थी, तो क्रांति फ्रांस में ही क्यों। इसका उत्तर है कि वस्तुतः यूरोपीय राष्ट्रों में केवल फ्रांस में ही क्रांति की स्थिति क्या थी, विद्यमान थी। फ्रांस के तत्कालीन सामाजिक जीवन की अपेक्षा अनेक पक्षीय दशाओं के कारण ही यूरोप के अन्य देशों में क्रांति न होकर फ्रांस में हुई थी। फ्रांस का विशेषाधिकार वर्ग, सामंत और पादरी अपनी कुलीनता के नाम पर सम्मान पाना जो है अधिकार समझते थे, और समाज के अन्य लोगों को सम्मान का हकदार नहीं समझते थे। फ्रांस का कृषक वर्ग अपेक्षाकृत जागरूक था। इसकी स्थिति यूरोप के अन्य देशों, रूस, जर्मनी आदि के किसानों की तुलना में कहीं अधिक अच्छी थी। वे अधिक स्वतंत्र, समृद्धशाली थे, पर जो है अभी तक उन पर सामंती कर लगा हुआ था। इस तरह फ्रांसीसी कृषकों की अपेक्षाकृत अच्छी दशा तथा उसे सुधारने की अभिलाषा में उन्हें क्रांति की ओर क्या किया, प्रेरित किया। फ्रांस में समृद्ध मध्यम वर्ग मौजूद था और फ्रांस की सरकार इससे ऋण भी लेती थी, लेकिन इन्हें पादरियों एवं कुलीनों के विशेषाधिकारों से अपमानित होना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति जितनी स्वतंत्रता के लिए नहीं थी, उससे अधिक समानता के लिए
जानी जाती है। फ्रांस की क्रांति गरीबी के कारण नहीं, संपन्नता के कारण जो है हुई थी। नेपोलियन ने भी कहा है कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए हुई थी। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो समानता के लेकर जो है एक लड़ाई हुई थी। फ्रांस, ये नेपोलियन का कथन है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे केवीएस में हो गया, डी डबल एस ट्रिपल एस जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये और बाकी यूजीसी नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने लग गए। पुराने समय में भी बनते थे और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री। फ्रांस के पादरी और कुलीन केवल विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करते थे, वे अपना दायित्व नहीं निभाते थे। फलस्वरूप वे समाज पर अनावश्यक बोझ बन गए। अतः सामान्य जनता उससे क्षुब्ध थी, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में पादरी और सामंत अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन चलाने में राजा की सहायता करते थे। यूरोप में फ्रांस ही एक ऐसा देश था जहां सामाजिक विषमता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना का विकास हो चुका था, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में इस तरह की भावना का क्या था, अभाव था। फ्रांस के सैनिकों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वहां उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि क्रांति से वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने देश में आकर उन्होंने अधिकारों की प्राप्ति और समानता की बात उठाई। 18वीं सदी का फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक अग्रणी राज्य बना था। फ्रांस का क्रमिक आर्थिक विकास हो रहा था। सभ्यता संस्कृति के क्षेत्र में फ्रांस अग्रणी था। उसने कई उल्लेखनीय रचनाकारों, कलाकारों एवं शिल्पकारों को उत्पन्न किया था। उनकी रचनाएं अत्यंत उच्च कोटि की मानी जाती थीं। क्रांति के लिए जिन भौतिक स्थितियों, ऊर्जा एवं जागरूकता की आवश्यकता थी, वे सभी फ्रांस में उपस्थित थी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर जो है फ्रांस साम्राज्य कहाँ कितना बड़ा है। काफी बड़ा है फ्रांस। आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है तो यहाँ पर जो है मैप दिया गया था। तो ये जो है फ्रांस साम्राज्य, ये यहाँ ये सारा जो है वो फ्रांस है। आगे देखते हैं। तत्कालीन यूरोपीय राजनीति विखंडित थी। ब्रिटेन को छोड़कर समस्त यूरोप में निरंकुश शासन स्थापित था। 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के आगमन के पश्चात सामंतवाद का पतन प्रारंभ हो गया था, परंतु अभी भी सामंती व्यवस्था की जड़ें अनेक देशों में मजबूत थी। फ्रांस में भी सामंती व्यवस्था की स्थिति अत्यंत मजबूत थी। इस समय ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्पेन, इटली, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि यूरोप के प्रमुख देश थे। इनमें ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा, स्पेन आदि में प्रबुद्ध निरंकुश राजतंत्र स्थापित था। सप्तवर्षीय युद्ध में राष्ट्रीयता की भावना भी पनप चुकी थी, जिससे लोगों में सामूहिकता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ तथा रोम के चर्च की सर्वोच्च वैधानिकता को चुनौती मिली, जो अंततः क्रांति में क्या होती है, सहायक सिद्ध होती है। अमेरिका क्रांति से प्रेरणा मध्य वर्ग की जागरूकता यूरोप के अन्य भागों की तुलना में यहाँ के किसान की स्वतंत्रता, दार्शनिक दार्शनिकों की उपलब्धता, प्रबुद्ध शासन का अभाव आदि प्रमुख कारण थे जिनसे फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा मिली थी। अब कारण देखते हैं क्या क्या कारण थे। तो राजनीतिक, आर्थिक सभी देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है राजनीतिक व्यवस्था।
18वीं शताब्दी का काल सभी यूरोपीय राज्यों में निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारी से युक्त शासन व्यवस्था का काल था। इस काल के प्रायः सभी यूरोपीय शासक स्वयं को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे तथा अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हुए जन भावनाओं को निर्दयतापूर्वक कुचल देते हैं। तत्कालीन फ्रांस में राजतंत्र की निरंकुश राजनीतिक प्रणाली अस्तित्व में थी, जो कि फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। फ्रांस में वंशानुगत राजवंश का प्रचलन था। वहाँ बुर्बो वंश की सत्ता स्थापित थी, जिसके शासक निरंकुश था और स्वेच्छाचारी हो चुके थे। लुई 14वां ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया, उसमें योग राजा का होना अति आवश्यक था, किंतु उसके उत्तराधिकारी यानी लुई 15वां 16वां पूर्णतया क्या हो गए, अयोग्य हो गए। लुई 15वां 1715 से लेकर 1774 ईस्वी में अत्यंत विलासी, दूरदर्शी और निष्क्रिय शासक थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध और 7 वर्षीय युद्ध में क्या लिया था, भाग लिया था, लेकर देश की आर्थिक स्थिति को क्या कर दिया, बहुत ही अत्यंत क्षति पहुंचाई थी, जिसके बावजूद वर्साय का महल विलासिता का केंद्र बना रहा। लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। मतलब यहाँ पर राज्य की परिभाषा एकदम अलग ही तरह से दे रखी है कि लुई 14वां कहता है कि राजा जो है वही राज्य होता है, राजा का कहना ही मानना चाहिए। लुई 16वां की नेतृत्व क्षमता कमजोर थी। उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप करती थी। आगे देखते हैं। क्रांति मतलब वहां पे पत्नियों को यानी महिलाओं को इस तरह से जो है हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी, तभी लोगों को क्या लगता था, बुरा लगता था। आगे देखते हैं। खैर उस समय की बात है, तो उस समय महिलाओं को बहुत ही उस तरह से रखते थे, इसलिए ये कारण है। क्रांति के समय लुई 16वें का शासन था। वो एक आक्रामक और अयोग्य शासक था। उसने ही स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का क्या किया, प्रदर्शन किया। अपनी सर्वोच्चता दर्शाते हुए उसने कहा कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं चाहता हूँ। अपने एक मंत्री के त्याग पत्र के समय उसने कहा कि काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता। उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट का उस पर अत्यधिक प्रभाव था। वह फिजूली खर्ची करती थी और उसे आम आदमी की परेशानियों की कोई समझ नहीं थी। मतलब एकदम बेवकूफ औरत थी। एक बार जब लोगों का जुलूस रोटी मांग कर रहा था, तो मैरी एंटोनिएट ने सलाह दी कि यदि रोटी उपलब्ध नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते। आगे है, इस तरह देश की शासन पद्धति पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर थी, जो वंशानुगत थी। उनकी भर्ती तथा प्रशिक्षण के कोई नियम नहीं थे और इन नौकरशाहों पर भी नियंत्रण लगाने वाली कोई संस्था मौजूद नहीं थी। इस तरह शासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट, निरंकुश, निष्क्रिय और शोषणकारी थी। व्यक्तिगत कानून और राज्य की इच्छा का ही कानून लागू होता था। फलतः देश में एक समान कानून संहिता का अभाव था तथा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कानूनों का प्रचलन था। इन उत्पीड़क राजनीतिक परिस्थितियों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की अराजकतापूर्ण स्थिति के विषय में कहा जा सकता है कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तोर्गे नेकर और मिराबो जैसे लोगों ने जब उचित सलाह देकर उन्हें संकट से उबारना चाहा, मतलब राजा को भी सलाह दिया करते। तेरगो नेकर मिराबो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। जब भी उन उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाए, रिशलियू और कोलबेर जैसे योग एवं स्वामी भक्त मंत्री भी अब उपलब्ध नहीं थे। लगभग 175 वर्षों में फ्रांस की प्रतिनिधि सभा, स्टेट सभा का जो है अधिवेशन नहीं हुआ। राजनीतिक संस्थाओं की शासन में हिस्सेदारी तो लोग भूल ही चुके थे। शासन के अन्य अंगों की भांति कानून और न्याय के क्षेत्र में
अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार व्याप्त था। देश में कानूनों की कोई प्रमाणिक संहिता नहीं थी। देश में अनेक प्रकार के न्यायालय थे, किंतु इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकारी अस्पष्ट थे। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि राजा की विशेष मुद्रा वाले पत्रों द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना आयोग अभियोग के जेल में डाल दिया जाता था। सरकारी पदों पर नियुक्त योग्यता के आधार पर ना करके जन्म या क्रम शक्ति के आधार पर की जाती थी। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था उस समय, जिसके कारण फ्रांस की शासन व्यवस्था निरंतर शिथिल होती गई। उच्च पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व को भूलकर भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे। परिणामतः नैतिकता का सर्वथा अंत हो गया। यदि क्रांति के होने से रानी एक कारण बनी, तो क्रांति हो जाने के पश्चात राजा को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने में उसके षड्यंत्रों में ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानूनी एकरूपता का अभाव था और भ्रष्ट शासन तंत्र, विशेषकर बुर्जुआ वर्ग के लिए एक संपूर्ण समाज के लिए सामान्यतः कष्टदायक था। लुई 16वें के काल में सामंत विलासी आयोग और आक्रमण हो गए थे। सामाजिक दशा देखते हैं। फ्रांस का तत्कालीन समाज मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड था। सबसे पहले पादरी वर्ग था, फिर कुलीन वर्ग था और जनसाधारण। पादरी वर्ग का प्रभाव संपूर्ण फ्रांसीसी जनजीवन पर व्याप्त था। दूसरा वर्ग जो है सामंत और कुलीन वर्ग था, जिसके पास फ्रांस की अधिकांश भूमि थी। ये दोनों ही वर्ग विशेषाधिकारों से संपन्न थे और समाज में उन्हें सम्मान भी प्राप्त था। तीसरा वर्ग सर्वसाधारण था या जनसाधारण का था, जिसमें समाज, कानूनी, शिल्पी, छोटे व्यापारी, वकील, पत्रकार एवं बुद्धिजीवी शामिल थे। ये लोग सामाजिक विषमता और प्रतिदिन की अपमानजनक स्थितियों से त्रस्त रहा करते थे। फर्स्ट स्टेट्स देखते हैं। पादरी वर्ग जो है प्रथम स्टेट में शामिल थे। पादरी वर्ग में 2 भागों में डिवाइड है, एक विशिष्ट और साधारण पादरी वर्ग। उच्च पादरियों को धार्मिक कार्यों से कोई लगाव नहीं था। वे चर्च की अपार संपदा का खुलेआम उपयोग करते हुए सदैव भोग विलास में लिप्त रहते थे। राजा की भांति विशिष्ट पादरी वर्ग के विशेषाधिकार भी असीमित थे। उन्हें तृतीय वर्ग पर अपनी ओर से कर लगाने का अधिकार था। जनसाधारण को टैली नामक भूमि कर, टाइथ एक धर्म से रिलेटेड जो है कर हुआ करता था। गेवेल नामक भी एक कर हुआ करता था। तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि टैली नमक क्या, कौन सा कर था, तो भूमि कर था। टाइट जो है वो धर्म कर था और गेबेल जो है वो नमक कर था। तो गेबेल भी पूछ। तो यहाँ पर टैली नामक भूमि कर, टाइथ नामक धर्म तथा गेबेल नामक नमक कर देना पड़ता था। कर निश्चित करने और वसूलने का माध्यम भी अन्यायपूर्ण था। करों की वसूली का काम प्रायः ठेकेदारों को दे दिया जाता था, जो मनमानी से रकम वसूल करते थे। उच्च वर्ग की सेवा का उत्तरदायित्व भी इस वर्ग पर था। यह कहा जा सकता है कि समाज धर्म, न्याय, असमानता के स्थान पर अधर्म, अन्याय और असमानता पर आधारित था। दूसरा साधारण पादरी वर्ग निम्न स्तर के थे। वे चर्च के सभी धार्मिक कार्यों को संपादित करते थे। वे ईमानदार थे और सादा जीवन व्यक्त करते थे, अतः उनके जीवन यापन का ढंग सामान्य जनता के समान था। ये उच्च पादरियों से घृणा करते थे और जनसाधारण के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्रांति के समय उन्होंने क्रांतिकारियों को अपना समर्थन दिया था। द्वितीय स्टेट के बारे में बात करते हैं। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में शामिल था और सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण विभागों में उनकी नियुक्ति की जाती थी। वंशानुगत रूप से उच्च प्रशासनिक पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी और ये किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे और उनका शोषण करते थे।
यद्यपि रिशलू और लुई 14वें के समय कुलीनों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, किंतु बाद में लुई 15वें और लुई 16वें के समय में उन्होंने अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। यह कुलीन वर्ग भी आर्थिक स्थिति के अनुरूप उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित था। चर्च तथा सेना के सभी उच्च पद इसी वर्ग के हाथों में थे और फ्रांस की समस्त भूमि का 5वां भाग उसके अधिकार में था। आर्थिक दृष्टि से सभी सामंत समान नहीं थे। अमीर और गरीब दोनों प्रकार के सामंत थे, परंतु एक बात दोनों में समान थी कि दोनों ही किसानों का शोषण करते थे। तटीय स्टेट के बारे में बात करते हैं। तटीय स्टेट के लोग जनसाधारण वर्ग से संबंधित थे। उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इनमें मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। इस वर्ग में भी अत्यधिक असमानता थी। मध्यम वर्ग बुर्जुआ में साहूकार, व्यापारिक वर्ग, शिक्षक वर्ग, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि सम्मिलित हुआ करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, फिर भी ये तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोश थे। इस वर्ग में किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। इनकी दशा निम्न और दयनीय थी। किसानों को राज्य, चर्च व अन्य जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे और सामंती अत्याचार को सहना पड़ता था। मध्यम वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था तथा पादरी और कुलीन वर्ग का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। देश की राजनीतिक और सरकार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन दोनों वर्गों में संघर्ष अनिवार्य था। इस प्रकार वर्ष 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी समाज में असमानता के विरुद्ध संघर्ष थी। फ्रांस एक कैथोलिक बहुल देश होने के कारण यहाँ पादरी अति महत्वपूर्ण होते थे। पदों का क्रय विक्रय होता था। राज्य की अधिकांश भूमि सामंतों का अधिकार थी। जब से उनकी भूमि की देखरेख राज्य के कर्मचारी करने लगे, तब से वे माद सुशोभित गुड्डी गुड़ियों की तरह हो गए। यह वह वर्ग था जो फ्रांसीसी राज्य व्यवस्था में न सिर्फ प्रशासनिक और विधिक स्तर पर विशेषाधिकार का उपभोग करता था, बल्कि इन्हीं दो वर्गों के पास कुल फ्रांसीसी भूमि का 40% भाग था। लुई 16वें ने चर्च और कुलीन वर्ग की सलाह से स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई, जिसमें उपजी अव्यवस्था के साथ ही क्रांति का प्रारंभ हो गया। फ्रांसीसी समाज का बुर्जुआ वर्ग सर्वाधिक प्रबुद्ध था, जिसमें संपन्न व्यापारी, वकील, लेखक, प्राध्यापक, डॉक्टर आदि थे। ये शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न थे, फिर भी समाज में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। हेजेस नामक विद्वान ने लिखा कि वे सामाजिक समानता चाहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि कानून इस बात को स्वीकार कर ले कि मध्यम वर्ग के लोग कुलीन वर्ग के समान हैं। योग्य और संभ्रांत मध्यम वर्ग या सामान्य जन सम्मान से भी वंचित था और उसे अपमानित होना पड़ता था। तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक असमानता ने बुद्धिजीवियों के असंतोष को आक्रोश में परिवर्तित कर दिया। ये वर्ग सुसंस्कृत होने के साथ साथ बौद्धिक भी था और उसका मस्तिष्क इस युग के ऐसे साहित्य से ओतप्रोत था जिसमें उदार, प्रजातांत्रिक तथा समानतावादी विचारधाराओं का समावेश था। उन्हें तत्कालीन दार्शनिक हेजेस नामक विद्वान ने लिखा कि वे सामाजिक समानता चाहते थे और उनकी प्रबल इच्छा थी कि कानून इस बात को स्वीकार कर ले कि मध्यम वर्ग के लोग कुलीन वर्ग में के समान हैं। योग्य और संभ्रांत मध्यम वर्ग या सामान्य जन सम्मान से भी वंचित था और उसे अपमानित भी होना पड़ता है। तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक असमानता ने बुद्धिजीवियों के असंतोष को आक्रोश में परिवर्तित कर दिया। ये वर्ग सुसंस्कृत होने के साथ साथ बौद्धिक भी था और उनका मस्तिष्क इस युग के ऐसे साहित्य से ओतप्रोत था जिसके उदार, प्रजातांत्रिक तथा समानतावादी विचारधाराओं का समावेश था। उन्हें तत्कालीन दार्शनिकों वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू आदि के विचारों ने आंदोलित
कर रखा था। ये क्लबों एवं संस्थाओं के सदस्य बनकर राजनीतिक विषयों पर वाद-विवाद करते थे। इनकी गतिविधियों के कारण ही फ्रांस में पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध जो है जनमत में निर्माण संभव हो सका। आर्थिक दशा देखते हैं तो क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी जनजीवन की सबसे बड़ी त्रुटि राष्ट्रीय संपत्ति का असमान एवं अन्यायपूर्ण वितरण था। 18वीं सदी का फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक समृद्ध था। इस युग का फ्रांस विकास के पथ पर अग्रसर था। यह विकास बढ़ती हुई तो इनकी गतिविधियों के कारण फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध जो है जनमत का निर्माण संभव हो सका था। आर्थिक दशा देखते हैं। क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी जनजीवन की सबसे बड़ी त्रुटि राष्ट्रीय संपत्ति का असमान एवं अन्यायपूर्ण वितरण था। 18वीं सदी का फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक समृद्ध राज्य था। इस युग का फ्रांस विकास के पथ पर अग्रसर था। यह विकास बढ़ती हुई औद्योगिक प्रगति, विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी और व्यापार वर्ग की बढ़ती हुई समृद्धि में परिलक्षित होता था। इस वृद्धि में व्यापारिक वर्ग अत्यधिक लाभान्वित हुआ था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त थी। राज्य दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया था। फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची, लुई 14वें के लगातार युद्धों के कारण राजकोष खाली हो गया था। उसकी मृत्यु के पश्चात लुई 15वें ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया, जिससे राजकोष पर बोझ बढ़ा और अंततः लुई 16वें ने अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा को भी जर्जर बना दिया। सम्राट, सम्राज्ञी और उसके परिवार पर राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता था। वर्साय का राजमहल राजकोष के लूटपाट का साधन बना हुआ था। दूसरी ओर कर प्रणाली भी असंतोषजनक थी। विशेषाधिकारों के कारण संपन्न वर्ग कर से मुक्त थे तथा गरीब किसान वर्ग जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न था एकमात्र करदाता था। फ्रांस की सरकार आय के अनुसार व्यय करने के स्थान पर व्यय के अनुसार आय को सुनिश्चित करती थी। देश की आर्थिक व्यवस्था को व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित देकर सुधारा जा सकता था, परंतु सरकार की वाणिज्य नीति इतनी अनियंत्रित एवं दोषपूर्ण थी कि उससे राज्य में उत्पादन एवं व्यापार का विकास संभव नहीं था। लुई 16वें में तुर्गो और नेकर जैसे वित्तीय सलाहकारों के माध्यम से आर्थिक संकटों को दूर करने का प्रयास किया, परंतु ये सुधार लागू नहीं हो सके क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने अपने ऊपर लगाने की बात स्वीकार नहीं की थी। अंततः विशेषाधिकार उन्मूलन के प्रस्तावों को पारित करने के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने की मांग की गई और सन 1789 में स्टेटस जनरल की बैठक के साथ ही क्रांति का आगमन हुआ। इसलिए तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा को फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। देश के 80% भूमि सामंतों के पास होने के अधिकांश किसान भूमिहीन थे। किसान को अपनी पैदावार का अधिकांश भाग भूमि कर, धर्म कर और नमक कर यानी गैबेल के रूप में राज्य और सामंतों को देना पड़ता था, जबकि सभी प्रकार से संपन्न सामंत और पादरी विशेषाधिकार के कारण इन करों से मुक्त थे। राज्य के अत्यधिक नियंत्रण के कारण उद्योग और व्यापार की प्रगति नहीं हो रही थी, इसलिए बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। विशेषाधिकार की बात करते हैं। सामंत और पादरी दो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। पादरियों का संपन्न वर्ग कर की वसूली को तो करता था, लेकिन स्वयं कर नहीं देता था। पादरी और सामंत विशेषाधिकार संपन्न थे। यह वर्ग भ्रष्ट और चापलूस होने के बावजूद समाज के प्रत्येक वर्ग पर हावी था। इनके विशेषाधिकारों का स्रोत मध्य युग में मिलता है।
इस प्रकार मध्यकाल से चली आ रही परंपराओं के बल पर निकम्मे, मूर्खें और लालची लोग समाज और शासन में अपना स्थान बनाए हुए थे, जबकि मध्यम वर्ग अपनी योग्यता, क्षमता, महत्वाकांक्षा और राजभक्ति के बावजूद यह स्थान प्राप्त नहीं कर सका था। राजा को सैनिक सेवा देने के कारण सामंतों का यह विशेषाधिकार था कि वे राजा को कर न दें, जबकि वे अपनी रियासत के लोगों पर कर लगा सकते हैं। अब क्रांति के दार्शनिकों की भूमिका देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के संदर्भ में दो मत सामने आते हैं। दार्शनिकों ने क्रांति की परिस्थितियों को जन्म देकर क्रांति को उत्पन्न किया। क्रांति का स्रोत उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों में तथा सरकार की भूलों में था, अर्थात दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न नहीं की। किसी भी मत पर निर्णय देने से पूर्व उन दार्शनिकों के विचारों और क्रांति के साथ उनके संबंधों को समझना आवश्यक होगा। दार्शनिकों के विचारों की लोकप्रियता का निर्धारण उस समय के उनके लेखों के संस्करणों और प्रसार के आधार पर किया जाना चाहिए। मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा, यह मोंटेस्क्यू की है। जो भी टीजीटी पीजीटी में सिविक्स का जो जिनके विषय होगा उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि मोंटेस्क्यू की बुक कौन सी है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक निबंध जो है वर्ष 1748 ईस्वी में छपा और संपूर्ण यूरोप में काफी चर्चित हुआ। उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने व्यवहार्य और स्वतंत्र राजतंत्र में सत्ता विभाजन का सिद्धांत दिया, जिसके लिए वे आज तक प्रसिद्ध है। वोल्टेयर इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र के अनुरूप ही फ्रांस में भी वैसा ही शासन स्थापित करना चाहते थे। उसने क्रांति की जगह विचार की स्वतंत्रता को महत्व दिया। रूसो के अनुसार रूसो वही है जिन्होंने सामाजिक समझौता करके एक अपना सिद्धांत दिया था। तो सामूहिक इच्छा से बने राज्य का एक अनिवार्य और सार्वभौम कर्तव्य है। ये समाज को सर्वोपरि मानते हुए कार्य को संचालित करते हैं। अब फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका को देखते हैं। क्रांति से पूर्व फ्रांस में महिलाओं की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था एवं समाज के अत्यंत सीमित भूमिका थी। तीसरे स्टेट की अधिकांश आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका। तो क्रांति से पूर्व फ्रांस में महिलाओं की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था एवं समाज में अत्यंत सीमित भूमिका थी। तीसरे स्टेज की अवधि अधिकांश महिलाएं जो है घरेलू कार्यों, बच्चों की देखभाल, कृषि कार्यों व छोटे मोटे व्यवसाय में अपने पुरुष संबंधियों की सहायता के तौर पर कार्यरत थी। वे फल फूल सब्जी आदि बेचने अथवा संपन्न घरों में घरेलू कार्यों में संलग्न थी, अर्थात वे मुख्यतः जीवन निर्वाह करने के लिए कार्य करती थी। उनकी मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में कम थी। उनके लिए औपचारिक शिक्षा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अर्जित करने के लिए कोई व्यवस्था जो है उपलब्ध नहीं थी। यद्यपि समाज के समृद्ध वर्गों की महिलाओं की पहुंच शिक्षा तक भी उन्हें उनके घरों में ही व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा अथवा विशेष रूप से लड़कियों के लिए बने कॉन्वेंट विद्यालयों में पठन पाठन, संगीत, कला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उपयुक्त बातों से इसके साथ साथ ये भी सत्य है कि क्रांति पूर्व काल में फ्रांसीसी महिलाएं यूरोप के अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में अधिक जागरूक थी। इनका प्रमाण क्रांति के दौरान उनकी राजनीतिक गतिविधियों, मांगों एवं क्रांति के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों में उनकी सहभागिता से मिलता है। क्रांति के दौरान महिलाओं ने विभिन्न सामाजिक विभिन्न सामाजिक
उनकी राजनीतिक गतिविधियों की मांगों और क्रांति के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों में उनकी सहभागिता से मिलती है। तो क्रांति के दौरान महिलाओं में विभिन्न राजनीतिक प्रदर्शनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। वे बड़ी संख्या में उस भीड़ में भी शामिल थी जिसने ब्रास्टील दुर्ग पर हमला करने कर उसे नष्ट कर दिया था। क्रांति के प्रारंभिक चरण में फ्रांस में फैली अव्यवस्था, दंगों, प्रदर्शनों व बाह्य आक्रमणों के चलते अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया था। इससे रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुएं और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से त्रस्त पेरिस की महिलाओं ने 5 अक्टूबर 1789 को वायसराय महल की ओर क्या किया था, मार्च किया था। इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी का चरम बिंदु माना जाता है। ओलम ओलंप डी गाउस ओलंप डी गाउस देखते हैं। क्रांति के दौरान की प्रसिद्ध नाटककार व लेखिका थी। उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन एंड द फीमेल सिटीजन नामक पैम्फलेट का प्रकाशन किया था, जिसमें पुरुषों के समान महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकारों की क्या की थी, मांग की थी। क्रांति में अर्थशास्त्रियों की भूमिका को देखते हैं। राजकीय नियंत्रण में प्रतिस्थापित वाणिज्यवाद के विरुद्ध अनेक अर्थशास्त्रियों ने सभी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त व्यापार नीति का विचार सामने रखा। क्विस ने एक अर्थशास्त्री थे तथा व्यापारियों पर कर लगाने का घोर विरोध उनका था। वह उदीयमान बुर्जुआ वर्ग की आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता था और वह मुक्त व्यापार का समर्थक था। उसने वाणिज्यवाद की कटु आलोचना की तथा आर्थिक क्रियाकलापों में सरकारी हस्तक्षेप की तीव्र विरोध किया था। तत्कालीन कारण देखते हैं। लुई 16वें के काल तक आते-आते फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था ऋणों में डूब चुकी थी। उस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस के दिवालियापन पर मोहर लगा दी थी। अतः लुई 16वें ने खराब आर्थिक स्थिति को दूर करने के क्रम में तुर्गोनेकर, कोलोन जैसे अर्थशास्त्रियों की सहायता ली। कोलोन ने विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग पर कर लगाने का सुझाव दिया, जिसे कुलीनों ने अस्वीकार कर दिया। अंततः स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई और यह बैठक वर्ष 1789 में 175 वर्षों बाद हो रही थी। स्टेट्स जनरल की बैठक का समाचार सुनकर सभी वर्ग क्या हो गए थे, उत्साहित हो गए थे। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में मताधिकार पद्धति के मुद्दे पर तीसरे स्टेट्स एवं अन्य स्टेट के मध्य जो है विवाद हो गया। मतदान के विषय में कहा गया कि प्रत्येक स्टेट्स का एक ही मत माना जाएगा। इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को 2 या जनसाधारण का एक ही मत होता था। विशेषाधिकार वर्ग में फर्स्ट स्टेट तथा सेकेंड स्टेट के पादरी और कुलीन वर्ग आते थे। जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने अर्थात थर्ड स्टेट ने इस मतदान प्रणाली का विरोध किया था, क्योंकि उसने बहुमत में होते हुए भी अल्पमत में आ जाते थे। थर्ड स्टेट यह चाहता था कि तीनों श्रेणियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर बहुमत से निर्णय लें, लेकिन पादरी एवं कुलीन वर्ग अपना-अपना अलग-अलग बैठना चाहते थे। अंततः थर्ड स्टेट ने स्टेट्स जनरल की बैठक का बहिष्कार कर अपने को समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व मानते हुए राष्ट्रीय सभा के रूप में क्या कर दिया, घोषित कर दिया और पास के एक टेनिस के मैदान में एक सभा बुलाई और वहां पर जो है सभा बुलाई। आगे देखते हैं। 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा ने यह घोषणा की कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक साथ में बने रहेंगे। ये एक क्रांतिकारी घटना थी। अंततः 27 जून को लुई 16वें के
ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक के लिए अनुमति दे दी। यह जनसाधारण की विजय थी और यह राजा तथा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की पराजय का प्रथम दस्तावेज था। इस प्रकार स्टेट्स जनरल राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली बन गई और उसे राजा की मान्यता मिल गई। इस प्रकार वह वैधानिक हो गई और सभा ने 9 जुलाई 1789 को स्वयं को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली घोषित करके देश के संविधान का निर्माण करना अपना सर्व प्रमुख लक्ष्य बनाया था। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने ब्रास्टील के किले पर आक्रमण कर दरवाजा तोड़ दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया। ब्रास्टील का पतन एक युगांतकारी घटना थी जो निरंकुशता का पतन एवं जनता की विजय का प्रतीक थी। वास्तव में यह क्रांति का उद्घोष था, इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रांतिकारिणी घटनाक्रम देखते हैं तो फ्रांस द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष ने अमेरिका की सहायता करने से राज्य का ऋण बढ़ता गया। जब वित्त मंत्रियों ने कर्ज न लेने की नीति अपनाई तो उन्हें पद से हटाकर पदच्युत करके नए करों के अध्यादेश जारी किए गए, जिसका पार्लियामेंट में विरोध हुआ। फलस्वरूप स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। इसमें पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग के लिए अलग अलग सभाएं थी। किसी भी कानून को बनाने के लिए इन्हीं दो सभाओं की अनुमति आवश्यक थी। तृतीय वर्ग टेनिस मैदान में अपने को पूरे फ्रांस का प्रतिनिधित्व बताते हुए एक संवैधानिक सभा का गठन 20 जून 1789 को करने की घोषणा की। 14 जुलाई को ब्रास्टील के किले का पतन, कैदी की रिहा हो गए। ब्राजील के किले के पतन का फ्रांसीसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये किला निरंकुशता का द्योतक है। लाफायेते के नेतृत्व में नेशनल गार्ड का गठन किया गया तथा पेरिस के शासन के लिए नागरिक सभा की स्थापना हुई। फ्रांस का वास्तविक शासन अब नागरिक सभा और राष्ट्रीय रक्षा दल के हाथों में चला गया था। इसने फ्रांस के लिए नया राष्ट्रीय ध्वज निकाला और जिससे बूर्बोवंशीय सफेद झंडे का अंत हो गया। स्टेट्स जनरल ने बाद में फ्रांस के लिए संविधान बनाने का कार्य अपने ऊपर ले लिया और इस कारण इसे संविधान सभा कहा जाने लगा। संवैधानिक राजतंत्र 1789 से लेके 92 ईस्वी तक मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। 4 अगस्त 1789 को रात भर राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली का अधिवेशन चलता रहा। इसमें कानून निर्मित करके सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इस तरह फ्रांस से सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली का महत्वपूर्ण कार्य था संविधान का निर्माण करना, अतः राष्ट्रीय सभा ही संविधान सभा कहलाई और 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की। संविधान सभा ने अपने आदर्शों तथा उद्देश्यों के रूप में मानवाधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में समानता के सिद्धांत पर बल दिया गया और कहा गया कि चूंकि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते थे, अतः उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा तथा अत्याचार के विरोध का अधिकार आदि शामिल थे। इस प्रकार संविधान सभा ने आधारभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता व जनता के प्रभुत्व की घोषणा की। संपत्ति के अधिकार को घोषणा पत्र में दोहराया गया। अब इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता था। मानवाधिकार की सीमाएं देखते हैं तो इसमें अधिकारों की घोषणा तो थी, परंतु कर्तव्यों की घोषणा का उल्लेख नहीं था। इसमें मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार देकर मध्यम वर्ग के हितों को सुरक्षित किया गया। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता के मुद्दों को शामिल नहीं किया गया। साथ ही सार्वजनिक शिक्षा के विषय में कोई निर्देश नहीं दिया गया। चर्च पर नियंत्रण देखते हैं। राष्ट्रीय संविधान सभा ने चर्च की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर लिया और जनता पर चर्च के नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में चर्च को राज्य के अधीन लाया गया और उसे रोम को पोप के प्रभाव से मुक्त कर राष्ट्रीय चर्च के रूप में बदल दिया गया। पादरियों की वफादारी राज्य के प्रति सुनिश्चित करने के लिए सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
क्लर्जी बनाया गया और जिसके अनुसार पादरियों को राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ी थी और उसका चुनाव जनता के द्वारा होता था। पोप और कुछ पादरियों ने इस कदम का विरोध किया। जिन पादरियों ने राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण की थी वे ज्यूरर कहलाए, जबकि शपथ नहीं लेने वालों को नॉन ज्यूरर कहा गया। राष्ट्रीय संविधान ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान तैयार करवाया था और इस संविधान को वर्ष 1791 में लुई 16वें ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। अब संविधान में दो बातों पर बल दिया गया। एक है राज्य की सार्वभौमिक शक्ति जनता में निहित है और दूसरा की शक्ति का पृथक्करण राज्य एवं जनता के हित में हो। यद्यपि शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक बनी रही परंतु राजा के अधिकारों को सीमित किया गया। अब यह कानून निर्माता नहीं रहा। राजा को किसी देश से युद्ध या संधि करने का अधिकार नहीं था। कानून बनाने का अधिकार एक व्यवस्थापिका सभा को दिया गया जिसके सदस्यों की संख्या 745 थी। व्यवस्थापिका के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय दो भागों में विभक्त कर दिया गया और मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया। सक्रिय नागरिक 25 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग थे जो राज्य को 3 दिन की आय के बराबर प्रत्यक्ष कर देते थे, जबकि निष्क्रिय नागरिक वे थे जो गरीब थे। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन किया। प्राचीन प्रांतों को खत्म करके संपूर्ण देश को 83 डिपार्टमेंट में विभाजित किया गया और इन डिपार्टमेंट को कैंटन और कम्यून में बांटा गया। प्रत्येक इकाई का शासन चलाने के लिए निर्वाचन परिषद हुआ करती थी जिसका चुनाव सक्रिय नागरिक करते थे। इस प्रकार स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक संपूर्ण राज्य व्यवस्था बुर्जुआ वर्ग के प्रभाव में आ गई। जैकोबिन क्लब यानी दल देखते हैं तो यहाँ पर जो है जैकोबिन दल का उद्भव फ्रांस की क्रांति के आरंभिक दौर में हुआ और वर्ष 1789 में नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा के कुछ प्रगतिशील लोगों ने सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक संस्था को गठन किया था और इस संस्था के सदस्य पेरिस में स्थित एक जैकोब नाम के चर्च के पुस्तकालय में नियमित रूप से बैठकर विचार विमर्श किया करते थे। उन्होंने एक क्लब के रूप में ख्याति पाली थी और जैकोबिन क्लब के नाम से विख्यात हो गए। सामान्य लोगों को भी इसका सदस्य बनाया जाने लगा। धीरे धीरे उसके सदस्यों का विस्तार संपूर्ण फ्रांस में हो गया और वे एक दल के रूप में उभरकर सामने आए। इस दल में अनेक प्रतिभाशाली नेता थे और इसमें निम्न मध्यम वर्ग के लोगों और सड़कों पर जीवन यापन करने वाले दांते जैसे लोगों का भी प्रभाव था। मारा अपने समाचार पत्र फ्रेंड ऑफ पीपल के माध्यम से क्रांति विरोधियों की तीव्र आलोचना करता था। जैकोब नेताओं में रोब्सपियर सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध हुआ था जो एक वकील था। यह अंतर्मुखी स्वभाव का था और रूसो से अनन्य भक्त था। कहा जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बाइबल की तरह तकिए के नीचे रखकर सोता था। तो यह रॉब्सपियर के बारे में है। यह फ्रांस में सद्गुणों का गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। जैकोबिन गणतंत्र के कट्टर समर्थक थे, उसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। इसका प्रमुख प्रतिद्वंदी दल जीरोदिस्ट था और उसके सदस्य मूल रूप से जैकोबिन क्लब के ही सदस्य थे। उन्हें वैचारिक मतभेद के कारण दल से बाहर कर दिया गया था। अब देखते हैं जीरोदिस्ट दल। प्रारंभ में इस दल के सदस्य जैकोबिन क्लब के ही सदस्य हुआ करते थे, परंतु किंतु वैचारिक मतभेदों के कारण यह अलग होकर एक दल के रूप में संगठित हो गई। ये क्रांति के संकटपूर्ण वर्षों में फ्रांस के भाग्य को निर्णायक स्वरूप देने वाले एक प्रमुख दल के रूप में उभरे और इस दल के अधिकांश सदस्य जो है जीरोंद नामक प्रांत से संबंधित थे, इसलिए उन्हें जीरोंदिस्ट नाम दिया गया।
इस दल के सदस्य क्षेत्रीयता के आधार पर मिलते-जुलते थे। बाद में इसके संगठन का विस्तार हुआ और उनकी नीतियाँ स्पष्ट हुईं। ये सुशिक्षित, सुसंस्कृत और भावना प्रधान लोग थे। ये उच्च कोटि के विद्वान और सिद्धांतवादी थे। उनका दृष्टिकोण किताबी था। प्रायः ये स्थितियों का यथार्थपरक विश्लेषण न कर पाने के कारण व्यवहारिक निर्णय लेने में सक्षम थे। ये भीड़ को प्रभावित करने की कला में दक्ष थे और इस दल के प्रमुख नेताओं में ब्रस्ट, बर्ननोट और मादाम रोला आदि थे। ये फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के विरोधी थे तथा राजतंत्र को उखाड़कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। यद्यपि ये क्रांति के सर्वाधिक उत्साही समर्थकों में थे, किंतु हिंसा के विरोधी थे। जीरोनदिस उदारवादी रुख अख्तियार करने लगे थे। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज देखते हैं। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबियन एवं जीरोनदिस दल प्रमुख थे। जैकोबियन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस की भीड़ पर इसका प्रभाव था। इसमें प्रमुख नेता थे दांते, रॉबेस्पियर, हीटर आदि। दूसरी ओर जीरोनदिस शिक्षित और सुसंस्कृत लोग थे। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयां। नेशनल कन्वेंशन के सन्मुख 3 प्रमुख समस्याएं थीं। सबसे पहली है विदेशी आक्रमण, राजा की मौजूदगी और युद्ध गृह। सितंबर 1792 में फ्रांसीसी सेना ने बेल्जियम पर अधिकार कर लिया और दक्षिण में नीस और सेवाय भी इसके अधिकार में आ गए। इन विजयों से हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा और इंग्लैंड चिंतित हो उठे। क्रांतिकारियों ने वर्ष 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित था। नेशनल कन्वेंशन में एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा उसे मृत्युदंड दिया गया। राजा के वध के प्रश्न पर जीरोनदिस्तों की नीति स्पष्ट नहीं थी। वे राजतंत्र के विरोधी तो थे, लेकिन वध के प्रश्न पर जनमत संग्रह के पक्ष में थे। इसके विपरीत जैकोबियंस का मत था कि राजा को देशद्रोह सिद्ध हो चुका है, अतः मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। 21 फरवरी 1793 को लुईस सोल्वे को फांसी दे दी गई। आतंक के इस राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। एक क्रांतिकारी न्यायालय जन सुरक्षा समिति की स्थापना की गई और जो भी जोकोबियंस के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती। रॉबेस्पियर रूसो की विचारधारा से प्रभावित था, जिसके अनुसार सामान्य इच्छा ही सार्वभौमिक इच्छा है। रॉबेस्पियर ने सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए विरोधियों को गिलोटिन यानी फांसी पर चढ़ा दिया। अतः सभी व्यक्ति अपने जीवन को लेकर सशंकित हो उठे। अंततः जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर्स को कैद कर लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज्य की समाप्ति हुई। आतंक का राज के बाद थर्मिडोरियन की प्रतिक्रिया हुई और उदारवादी थर्मिडोरियन नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक के राज्य की व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। इसी क्रम में जोकोबियंस को भी अवैध घोषित कर दिया। नेशनल कन्वेंशन के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित की गई, गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून भी समाप्त कर दिए गए। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया। पारिवारिक जीवन में समानता को स्थापित किया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई और गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। नाप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर प्रारंभ की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई और धनवानों पर आय कर तथा युद्ध कर जो है वो लगाया गया। धर्म के विषय में राज्य ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और पादरियों को कोई मान्यता नहीं दी गई।
कुलीन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव देखते हैं तो यूरोप में फ्रांस ही वो देश था जिसने क्रांति के माध्यम से पुरातन व्यवस्था के पतन को सुनिश्चित किया और इस क्रांति का प्रभाव यूरोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसके समस्त जो है विश्व पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रसार संपूर्ण यूरोप में हुआ। एक तरफ जहां उसने राष्ट्रवाद, जनतांत्रिक जैसी नई शक्तियों को अपनाने का मौका दिया तो दूसरी ओर आधुनिक तानाशाही और सैनिकवाद की नींव डाली। जर्मन दार्शनिक फोन हर्डर ने फ्रांस की क्रांति को मानवता के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना माना है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीनों शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। जिस प्रकार धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में सत्यम, शिवम और सुंदरम का महत्व, उसी प्रकार राज्य व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रभाव है। भारत सहित अनेक देशों में संविधानों में इस भावना को देखा जा सकता है। दूसरा देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति का महत्व इस बात में है कि उसने लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया और क्रांति ने शासन के देवीय सिद्धांत का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता दी। मानवाधिकारों की घोषणा ने व्यक्ति को महत्ता को प्रतिपादित किया और यह सिद्ध किया कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है और शासन का अधिकार जनता से प्राप्त होता है। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंती व्यवस्था पर आघात कर सामंती विशेषाधिकारों का अंत कर दिया और क्रांति की यह उपलब्धियां यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित करती रही। फ्रांसीसी क्रांति ने जन जन में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया। वस्तुतः अभी तक आम जनता की भक्ति राजा के प्रति थी। फ्रांसीसी क्रांति ने राजभक्ति में परिवर्तन कर दिया। उतना ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना को प्रसार किया। नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार को रोका। फ्रांसीसी क्रांति ने धर्म को राज्य से अलग कर दिया और राज्य को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। अब धर्म पूर्णतया व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु बन गया और जिसमें राज्य को किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करना था। फ्रांसीसी क्रांति ने सैन्यवाद को प्रेरित किया। नागरिकों के लिए सैन्य सेवा व युद्ध सेवा अनिवार्य कर दिया। युद्ध के लिए जनता के संपूर्ण समर्थन के लिए यह पहली अपील थी। कहा गया कि जब तक गणतंत्र के प्रदेश से शत्रुओं को बाहर नहीं कर दिया जाता तब तक फ्रांसीसी जनता स्थायी रूप से सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। अभी तक राज्य राजा के पेशेवर सैनिकों द्वारा लड़ा जाता था और इस सैन्यवाद ने आगे चलकर अनेक राष्ट्रों को प्रभावित किया और प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारक बना। फ्रांसीसी क्रांति को अधिनायकवाद का उद्गम स्रोत माना जाता है। रॉबेस्पियर के आतंक का शासन उसका पहला उदाहरण था। क्रांति के दौरान अनेक नीतियों और सिद्धांतों को बदलना पड़ा और वे असफल हुए। फलस्वरूप एक व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया जाने लगा। इसी से नेपोलियन जैसे तानाशाह का उद्भव संभव हुआ। आगे चलकर इटली, जर्मनी सहित अनेक देशों में अधिनायक पनप रहा था। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवादी आंदोलन को सही दिशा दी। एक प्रगतिवादी संस्था एनरेजेस के लोगों ने जनता की ओर से बोलने का दावा करते हुए मांग की कि कीमतों पर सरकारी नियंत्रण हो, गरीबों की सहायता की जाए और युद्ध खर्चे को पूरा करने के लिए धनवानों पर भारी कर लगाए जाएं। इसके दबाव के कारण लॉ मैक्सिमम के अंतर्गत जो है वस्तुओं का अधिकतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। वर्ष 1795 में पैंथियन सोसाइटी का गठन हुआ और इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग के आंदोलन को सशक्त करना था। इससे संबंधित ट्रिब्यून नामक एक पत्र निकलता था जिसका संपादन नोएल वफूफ था। वह फ्रांस में ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जो पूंजीवादी प्रभाव से मुक्त हो और आर्थिक समानता से परिपूर्ण हो। उसने सर्वहारा वर्ग के माध्यम से क्रांतिकारी कार्यक्रम बनाए। यद्यपि पैंथियन विद्रोह का दमन किया, किंतु आधुनिक समाजवादी आंदोलन वफूफवाद से अत्यधिक प्रभावित रहा। फ्रांस की क्रांति का विश्व इतिहास में महत्व
फ्रांसीसी क्रांति कोई स्थानीय घटना नहीं थी। इसने फ्रांस की जनता को ही नहीं अपितु यूरोप तथा पूरे विश्व को प्रभावित किया। यूनान की स्वतंत्रता 1830 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति ने महत्वपूर्ण योगदान किया, क्योंकि क्रांति के सिद्धांतों से ही यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। इटली के एकीकरण में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता सिद्धांत के आधार पर इटली के लोगों में भी एक होने की भावना का संचार हुआ। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की क्रांति के व्यापक प्रभावों से इंग्लैंड भी अछूता नहीं रहा। फ्रांस की क्रांति के दौरान हुए रक्तपात ने इंग्लैंड के लोगों को क्रांति का विरोधी बना दिया। फ्रांस का प्रथम गणतंत्र केवल कुछ ही वर्ष चला। इससे कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि क्रांति असफल हुई, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं। यद्यपि फ्रांस राजतंत्र की ओर से वापस लौट गया, परंतु उसने क्रांति के अधिकांश अच्छे परिणामों को बरकरार रखा। सामंती विशेषाधिकारों का एक बार फिर से उत्थान हुआ और चर्च अपनी वो शक्ति नहीं पा सका जो उसे प्राचीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। शासन का संचालन कुशलतापूर्वक होने लगा और किसानों की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई। न्याय का दायरा विस्तृत हो गया, करारोपण को अधिक तर्कसंगत बनाया गया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने मध्ययुगीन व्यवस्था का अंत करके आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक में लिखा कि गणराज्य का विचार संपूर्ण यूरोप में फैल गया और उसके साथ ही इन सिद्धांतों का भी प्रचार हुआ, जिसका ऐलान मानव अधिकारों की घोषणा में किया गया। जे हॉलैंड रोज का विचार है कि क्रांति विचार जो है समाज और राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसी विजय है जो अव्यवस्था, विशेषाधिकार तथा निरंकुशता से युक्त पुरातन व्यवस्था को पार कर गई। और फ्रांस की राजक्रांति ने यूरोप में आधुनिक युग के सृजन में बड़ी भूमिका निभाई और जनसाधारण को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र की भावना से अवगत कराया। डेविड थॉमसन ने लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति में 1914 तक आधुनिक यूरोपीय जीवन की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना स्वीकार की जा सकती है। परिणामों की दृष्टि से उसकी तुलना 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन और 17वीं शताब्दी के धार्मिक युद्धों से की जा सकती है। उसने राजनीतिक, शास्त्र, सामाजिक जीवन एवं विचार, कूटनीतिक तथा युद्ध के क्षेत्र में स्थापित पुराने ढांचे के चिन्हों को नष्ट कर दिया। फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और वह यूरोप और विश्व के भविष्य के लिए समग्र रूप से महत्वपूर्ण था। फ्रांस की क्रांति के बाद की गई मानवाधिकारों की घोषणा ने विश्व भर में लोक कल्याणकारी भावना का प्रसार किया। इस भावना के प्रसार से दास प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व के सभी देशों सर्वसाधारण के कल्याण हेतु अपनी व्यवस्थापिक सभाओं के माध्यम से अनेक मानवतावादी कार्यों का संपादन किया। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों में उग्र सुधारवाद एवं लोकतांत्रिक जनमत का प्रभाव सन 1789 ईस्वी से पूर्व ही सुदृढ़ एवं शक्तिशाली था और जो महान उदारवादी परिवर्तन का कारण बने। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की उस सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया जो असमानताओं, विषमताओं, विशेषाधिकारों एवं रियायतों पर आधारित थी तथा जिस समाज में एक वर्ग अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करता था, दूसरी ओर ऐसा वर्ग था जो अपेक्षा और विपन्नता का जीवन यापन करता था। क्रांति ने इस सामाजिक वैमनस्य की जड़ पर प्रहार किया और अब समाज नए तरीके से गठित होने के लिए तैयार था। क्रांति पूर्व फ्रांस में सामंत वर्ग प्रभावी था। ये समाज का दूसरा समृद्ध वर्ग था जिसके पास सुख समृद्धि के पर्याप्त साधन थे और अनेक विशेषाधिकार व सुविधाएं थीं। शासन, सेना व चर्च के उच्चतम पद इन्हीं के हाथों में थे। वे प्रत्यक्ष कर से मुक्त थे। कृषकों से उन्हें अनेक प्रकार के कर्ज जो है शुल्क व बेगार मिलती थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता की भावना का उदय हुआ। धर्म
की राजनीति से पृथक करने की बात सर्वप्रथम इसी क्रांति में की गई, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में धर्मनिरपेक्षता की भावना का विस्तार हुआ। समाज में ये अपनी अयोग्यता, आक्रामकता एवं उदासीनता के कारण बदनाम थे। क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने समस्त वर्ग के कुछ सदस्यों को क्षति पहुंचाई और कुछ जो है सामंत क्रांतिकारियों के हाथों दुर्दशा के शिकार बने और कुछ मृत्यु को प्राप्त हुए। कुछ सामंत प्राण रक्षा के लिए फ्रांस छोड़कर विदेशों में भाग गए। इस प्रकार जन साधारण सामंतशाही शोषण से मुक्त हो गया। फ्रांस की क्रांति की समीक्षा देखते हैं तो क्रांति के चरण 1789 में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया तथा नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा की घोषणा क्रांति की शुरुआत का संकेत थी। अगले 2 वर्षों में राष्ट्रीय सभा में सामंतवाद का उन्मूलन तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना होती है, मानवाधिकारों की घोषणा होती है और एक नए संविधान की रचना होती है। प्रशासनिक तथा न्यायिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन, राज्य द्वारा चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण आदि इस काल की उल्लेखनीय उपलब्धियां थीं। इस काल में पेरिस की भीड़ ने क्रांति को नेतृत्व दिया। राजा ने फ्रांस छोड़कर भागने का प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप गणतंत्र की भावना को बल मिला। फ्रांस में जैकोबिन दल का उदय हुआ। सन 1791 में संविधान की घोषणा के बाद राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को उद्घाटित कर लिया तथा नवीन संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्वाचित विधानसभा 1 अक्टूबर 1791 से लेकर 21 सितंबर 1792 तक ने इसका स्थान ले लिया। नए संविधान का निर्माण तथा उस पर राजा की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर लोगों ने, विशेषकर मध्यम वर्ग ने, ये सोचकर सुख एवं संतोष की सांस ली कि क्रांति समाप्त हो गई, परंतु ये संतोष अल्पकालिक रहा और विधानसभा की स्थापना के अगले वर्ष अगस्त सितंबर 1792 में क्रांति के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। क्रांति के दूसरे चरण में राजवंश का तख्ता पलट कर फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। इस काल में फ्रांस जो है विदेशी युद्धों में फंस गया था, जिसके कारण क्रांति ने एक नया मोड़ ले लिया। विधानसभा का स्थान अब नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 1792 से लेकर 95 ने ले लिया और इसे तीसरे चरण क्रांति के तीसरे चरण में प्रवेश किया। क्रांति के तृतीय चरण में फ्रांस आतंक के राज्य के दौर से गुजर रहा था। इस काल में राजकीय शक्ति कुछ ऐसे उग्रवादी और प्रतिबंध क्रांतिकारियों के हाथों में रही जो जन सुरक्षा समिति के सदस्य थे। उन्होंने असाधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्रांति की रक्षा करते हुए शत्रुओं से की। उन्होंने साधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्रांति की रक्षा उसके शत्रुओं से की। उन्होंने ये जो सेंटेंस है रिपीट हो गया है, ये वाला बार बार रिपीट हो रहा है। उन्होंने क्रांति को बाह्य एवं आंतरिक खतरों से मुक्ति दिलाकर सर्वसाधारण के हित में कार्य किया, परंतु लोग आतंकी जातियों से घबरा गए और अंततः क्रांति ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया। क्रांति के चतुर्थ और अंतिम चरण में संचालक मंडल की स्थापना होती है, जिसमें कार्यकारिणी की शक्तियां 5 संचालकों को तथा विधायिनी शक्तियां 1-2 सदन वाली सदस्य को प्रदान की गई। यह वह शासन व्यवस्था थी जिसको महान नेपोलियन बोनापार्ट ने वर्ष 1799 में उलट कर दिया था। तो आई होप आपको फ्रांस की क्रांति का ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का